रिइंकार्नेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन एपिसोड 16। वैसे भी सीखा ने जो मेरी बच्ची नियति के साथ किया था, तुम्हें क्या लगता है उसे जानने के बाद भारद्वाज फैमिली सीखा को कभी माफ करेगी? और इन सालों में नियति उनके लिए उनकी जान बन चुकी है, इसलिए मैं तुम सबको वार्न कर रही हूँ। उनके सामने अपनी इस घटिया दो मुंह वाली बेटी को उनकी घर की नातिन मत कहना। इतना कहकर दादी माँ वहां से उठकर चली गई। वही सीखा जी को आज बहुत बुरा लग रहा था, पछतावा हो रहा था। अब आगे उनकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। बुआ जी ने सबको देखा और सीखा जी से बोले, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। उस बच्ची ने पैदा होने से पहले ही तुम्हारी नफरत को सहा है। क्या तुम्हें पता है प्रेगनेंसी में क्यों डॉक्टर कहते हैं कि हमेशा होने वाली माँ को खुश रहना चाहिए? क्योंकि पेट में बच्चा तुम्हारी खुशी, दुख, प्यार सब कुछ फील कर सकती है। और नियति ने तो तुम्हारे पेट के अंदर से ही तुम्हारी नफरत को फील किया होगा। जब वो पैदा हुई तब भी तुम उसके पास नहीं गई, तुम बस रूही के पीछे लगी रही। जबकि रूही बड़ी थी, उसे संभालने के लिए विपुल था, जो अपनी बड़ी बेटी से इतना प्यार करता है कि अपनी छोटी बेटी को उसके लिए इग्नोर करता था, उसे सजा देता था। रूही के पास उसके दो भाई थे जो रूही से इतना प्यार करते हैं। उन्हें तो ये भी याद नहीं कि रूही के अलावा उनकी एक और बहन भी है जिसकी नाम नियति है। इसलिए उस वक्त तुम्हारी प्यार की और केयर की सबसे ज्यादा जरूरत जिसे थी वो रूही नहीं नियति थी। नियति के पास तो उसे संभालने के लिए कोई नहीं था। भाभी भले ही उसे संभाल ले, पर उस वक्त भाई हॉस्पिटल में कोमा में थे, उन्हें वहां भी रहना होता था, तो क्या वो ठीक से नियति जा ख्याल रख पाती? तुम दोनों सच में माँ बाप के नाम पर एक डिसअपॉइंटमेंट हो। कैसे कोई माँ बाप अपनी एक बेटी के लिए दूसरी बेटी से इतने नफरत कर सकता है? तुम दोनों ने जो किया है वो शायद दुनिया का कोई भी माँ बाप ना करे। क्या तुम्हें खुद को माँ बाप कहते हुए शर्म नहीं आती है? उनकी बात सुनकर विपुल जी और सीखा जी का सर शर्म से नीचे झुक गया। वो दोनों ही बहुत पछता रहे थे, पर वो कर भी क्या सकते थे। वही रूही ने जब देखा बात बात पर सब उसे ही दोष दे रहे हैं, तो उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से को दबाया और बोली, बुआ दादी आप प्लीज मोम डैड को कुछ मत कहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही बचपन में थोड़ी ज्यादा कमजोर थी, इसलिए मोम डैड भाई सब मुझसे ज्यादा प्यार करते थे और मेरी थोड़ी ज्यादा ध्यान रखते थे। पर ऐसा तो नहीं है कि मोम डैड और भाई कोई नियति से प्यार ही नहीं करता। उसकी बात सुनकर सीखा जी और विपुल जी को लगा रूही अभी भी सेंसिबल है और थॉटफुल भी है, वो सारा दोष आपने ऊपर ले रही है। वही कौसलुआ जी को गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने घटिया लड़की, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ। मैं पहले तुम्हें अच्छी समझती थी, पर तुम सच में एक डबल स्टैंडर्ड लड़की हो। हर बार तुम यही कहती हो कि तुमसे गलती हो गई, सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें गलतफहमी हो गई। पर मैं तुम्हारी आंखों में कोई रिग्रेट नहीं देख पाती हूँ। तुम बस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नाटक करती हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जरूर तुम हमेशा जानबूझकर ही नियति को चोट पहुंचाती होगी और फिर नियति को सबके सामने गलत इल्जाम में फंसाकर फिर सबके सामने मासूम बन जाती होगी। और तुम अपनी ये नाटक अपने बेवकूफ माँ बाप को दिखाना मुझे नहीं। मैं तुम्हारे बाप की बुआ हूँ, उसकी बहन नहीं। इतना कहकर कौशल्या जी ने गुस्से से रूही को घूरा। ये लड़की सच में चालक है, पता नहीं कैसी कैसी स्कीम करती होगी उस बच्ची के खिलाफ। पहले वो यहाँ सालों में एक दिन के लिए आते थे, इसलिए उन्हें यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं था। पर वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थे कि इस घटिया लड़की की छोटी छोटी चाल को भी ना समझ पाए। कौशल्या जी हंसते हुए बोली, सीखा तुम आगे बहुत पछताने वाली हो। इस लड़की के लिए तुम दोनों ने अपनी ही बेटी को ठुकरा दिया। ये लड़की तो मुझे एक नंबर की मनहूस और स्किमिंग करने वाली लगती है, और मेरी बूढ़ी आंखें कभी पहचानने में गलती नहीं करेगी। बधाई हो, तुम दोनों ने इस कांच की टुकड़े को समेटने के लिए एक असली हीरा को खो दिया। अब तो तुम्हारी बेटी सॉरी, नियति तो तुम्हें माँ बाप भी नहीं मानती, वो तो तुम दोनों से हद से ज्यादा नफरत करती है। अब वो बच्ची तुम दोनों को जिंदगी में शायद कभी भी माफ ना करे। इतना कहकर वो भी ब्रिजेश जी के साथ वहां से चली गई। वो कल ही यहाँ से जाने वाले थे, पर आकाश और आदित्य नियति के साथ रहना चाहते थे, इसलिए वो परसों तक रहने वाले थे। उसके बाद वो सब वापस जाने वाले थे। शायद आकाश और आदित्य यहीं पर रहने वाले थे। वही रूही तो अपनी मगरमच्छ की रोना रो रही थी। सब चले गए थे, बस विपुल जी, सीखा जी,
अमृत और अर्जित ही नीचे बचे थे। अर्जित मन ही मन बोला, नहीं, क्या सच में रूही ऐसी लड़की है जो नियति को फंसा रही थी? नहीं, बचपन से ही रूही कितनी कमजोर और मासूम थी, वो कैसे नियति को गलत इल्जाम में फंसा सकती है? उसे बस गलतफहमी हो गई थी। विपुल जी और सीखा जी भी यही सोच रहे थे। रूही तो कितनी प्यारी और समझदार थी, भले ही वो जलन में नियति को कुछ बोल देती होगी, पर क्या वो सच में उनके आगे झूठ बोलती होगी या हमेशा नियति को फंसाती होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? रूही को उन्होंने प्यार से पाला था, वो इतनी ज्यादा घटिया कैसे हो सकती है? गलती तो उन सब से हुई है, अब क्या फायदा कुछ भी सोचने का। विपुल जी और सीखा जी को नियति के लिए गिल्ट और पछतावा था, पर अभी भी वो रूही को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी आंखों में रूही हमेशा एक अच्छी और प्यारी बच्ची रही थी, वो कैसे ऐसा कुछ कर सकती थी? मोम, देख बुआ दादी क्यों मुझसे इतनी नफरत करती है? मैं मानती हूँ मैंने गलती किया है, पर मैंने तो नियति से माफी भी मांग लिया है ना, रूही रोते हुए बोली। पर उसकी फेस पर लाल धब्बे के साथ रोते हुए वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बुआ जी गुस्से में इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया है, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर सीखा जी गहरी सांस लेकर किचन में चली गई। आज नियति उनके मायका गया थी, तो उन्हें भी अपनी फैमिली की बड़ी याद आ रही थी। मोम ने ठीक कहा, ये रोना बंद करो, भले ही तुम हर बार रोती हो, इसलिए तो सब नियति को गलत समझ लेते थे, और बुआ दादी वही कह रही थी, इसलिए जाओ फ्रेश हो जाओ। इतना कहकर अमृत वहां से चला गया। अर्जित भी बोला, हाँ तुम दोनों ही थक गए हो, और तुम दोनों ने अपनी हाल भी खराब करके रखा है, तुम्हें जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए। वही रूही तो हैरान थी कि अब कुछ दिन से उसके मोम डैड भाई पहले की तरह उसे क्यों नहीं मना रहे हैं। पी तो वो थोड़ा भी रोती थी तो ये लोग सब इस घर को सिर पर उठा लेते थे। अब क्या हुआ, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सबका प्यार उसके लिए कम होता जा रहा है? ये सब सोचते हुए वो और भी तेजी से रोने लगी और अपने डैड को देखकर वहां से भाग गई। नेहा ने भी अपने अंकल को देखा जो चुपचाप सिर झुकाए बैठे हुए थे, जैसे किसी सोच में गुम हो। ये देखकर नेहा थोड़ा डर गई, क्योंकि नेहा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई रूही और उसे छोड़कर नियति को प्यार करे। भले ही वो इस घर की बेरी नहीं थी, फिर भी जब से वो यहाँ आई थी तब से सब उसे पैम्पर ही करते थे, उसे जो चाहिए होता था उसे सब कुछ मिल जाता था। अगर रूही को ही इन लोगों ने प्यार करना बंद कर दिया तो फिर उसका क्या होगा? उसे तो वो प्रॉपर्टी भी वापस नहीं मिलेगी, तो वो कैसे जिएगी? रूही को तो कोई भी अच्छा और बड़ी फैमिली का लड़का मिल जाएगा, पर उसका क्या बिना पावरफुल बैकग्राउंड और प्रॉपर्टी के उसे क्या बड़े घर का लड़का मिलेगा? उसे लग रहा था अभी से ही उसे किसी अच्छे बड़े घर के लड़के को अपने लिए देखना होगा, वरना तब उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सोचकर नेहा भी वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ नियति की कार एक बड़े से विला के एंट्रेंस पर रुकी। नियति डे से ही बाहर निकली गार्ड ने जल्दी से नियति को ग्रिट किया। आखिरकार नियति इस घर की प्रिंसेस जो थी, यहाँ सब उसे अच्छी तरह से जानते थे। बाकी सब भी पीछे की दोनों कार से बाहर निकले। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, सारे गार्ड्स नियति को ग्रिट कर रहे थे। ये देखकर ही जय, आकाश और आदित्य समझ गए थे कि ये लोग नियति की बहुत इज्जत करते हैं। नियति अंदर चली गई। वो मेन डोर से अंदर जाती तभी एक आवाज आई, वहीं पर रुक जाओ प्रिंसेस। आवाज सुनकर नियति रुक गई। उसने सामने देखा जहां उसके दादा दादी मामा मामी सब खड़े हुए थे, और उसकी बड़ी मामी उनकी तरफ पूजा की थाली लिए हंसते हुए आ रही थी। सब नियति को देखकर बहुत खुश लग रहे थे। उसकी बड़ी मामी अंजना जी ने नियति की आरती उतारी, और उसके बाद उसकी छोटी मामी किरण जी जल्दी से आकर नियति की नजरें उतारा। वही दादी माँ पीछे खड़े जय, आकाश और आदित्य को देखकर बोली, ये कौन है बेटा? उनकी बात सुनकर अरहान बोला, प्यारी दादी माँ, ये प्रिंसेस के चाचा जी का बेटा जय शेखावत, और ये दोनों प्रिंसेस की बुआ दादी के दोनों पोते आकाश रॉय और आदित्य रॉय। और अरमान ने इन दोनों को जबरदस्ती अपना छोटा भाई बना लिया है, ताकि ये उन दोनों पर बड़े भाई होने का धौंस जमा सके। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। अंजना जी बोली, आकाश और आदित्य, इनके बारे में तो बच्ची ने नहीं बताया था, पर जय के बारे में तो प्रिंसेस ने बताया था। तुम सच में बहुत अच्छे बच्चे हो। उनकी मुंह से तारीफ सुनकर और ये जानकर कि उसकी प्रिंसेस ने पहले उसके बारे में इन सब को बताया था, जय खुश हो गया। दादी माँ बोली,
आज ये तीनों बच्चे भी पहली बार हमारे घर में आ रहे हैं, इसलिए उनकी भी आरती उतार दो अंजना। अंजना जी ने प्यार से एक एक करके उन तीनों की आरती उतारा और सब अंदर आ गए। तभी अरमान मुंह बनाकर बोला, मैं भी बाहर गया था, मुझे कितनी लड़कियों की नज़र लगी होगी। मोम, बड़ी मोम, आप दोनों ने मेरा नज़र क्यों नहीं उतारा? उसकी बात सुनकर किरण की बोली, तुम तो हर दिन इधर उधर फुदकते रहते हो, क्या हर दिन तुम्हारी आरती उतारे? सब हंसते हुए अंदर चले गए। जय, आकाश और आदित्य को नियति की ननिहाल के लोग बहुत वार्म फील करवा रहे थे। जगजीत जी ने नियति की सिर को प्यार से सहलाया। वहीं नियति के बड़े मामा जी का नाम रंजन भारद्वाज था। उन्होंने भी नियति की माथे को प्यार से चूम लिया। वो नियति से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आज नियति आएगी जानकर वो घर में ही रहे। नियति उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। आज वो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को अपने छोटे भाई को करने को कहा। पर नियति के छोटे मामा केशव जी कहाँ कम थे, वो बिजनेसमैन के साथ साथ एक बड़े सेफ भी थे अपने उम्र में। तब सब केशव भारद्वाज को उनकी कुकिंग स्किल की वजह से जानते थे, क्योंकि उन्हें कई बार बेस्ट सेफ शो में जज के तौर पर बुलाया जाता था। और आज भी उनका ये शौक छूटा नहीं था। आज उनकी प्यारी भांजी आने वाली है जानकर वो कैसे चले जाते। वो तो सीधा मीटिंग कैंसिल करने को बोलकर किचन में ही चले गए। अपनी भांजी के लिए उसकी सारी फेवरेट डिश बनाने के लिए। जब भी नियति आती थी वो हमेशा नियति के लिए अपने हाथों से खाना बनाना पसंद करते थे। उनकी भांजी उनकी बनाए खाने की तारीफ कर दे, यही उनके लिए बहुत होता है। वरना उनके घर में तो देश के टॉप सेफ काम करते थे। नियति ने अपने हाथ में पकड़ा 2 बैग नीचे रखा जो आते वक्त वो अपने विला से ले आई थी। कल ये बैग वो लेमिस स्टोर से लाकर अपने गार्ड को विला में रखने को बोला था। इसमें सबके लिए गिफ्ट था। नियति ने इधर उधर देखा और बोली, छोटे मामा जी कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर कोई कुछ कहता तभी आवाज आई, टन टना देखो मैं यहाँ हूँ मेरी बच्ची। सबने दूसरी तरफ देखा तो नियति के छोटे मामा जी केशव जी अप्रेन पहने अपने हाथ में 2 प्लेट्स लिए किचन की तरफ से आ रहे थे। ये देखकर किरण जी बोले, ये रहे तुम्हारे मामा जी, तुम आओ और वो अपनी स्किल ना दिखाए, ऐसा हो सकता है क्या? ये कहकर किरण जी हंसने लगी तो केशव जी ने जल्दी से आकर खुद की बनाए स्नैक्स की प्लेट्स को सामने टेबल पर रख दिया और जल्दी से उन्होंने अपनी प्यारी भांजी को गले से लगा लिया। मेरी प्रिंसेस, तुम कितनी पतली हो गई हो, तुम पता नहीं दिन भर कितना काम में बिजी रहती हो। मैंने कहा था ना खाने पीने का ध्यान रखा करो। मैं तो कहता हूँ तुम यहीं पर आकर रहो। उस घर में आपने उस बेवकूफ माँ बाप के साथ रहने की क्या जरूरत है? जरूर उन लोगों ने ही तुम्हें ठीक से खाने को नहीं दिया, इसलिए तुम इतनी पतली हो गई हो। मुझे पता था मेरी वो बेवकूफ बहन किसी काम की नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ तुम्हें वहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। मैं तुम्हारे लिए हर दिन एक नई डिश बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा। नियति के बाल को प्यार से सहलाते हुए केशव जी बोले जा रहे थे। नियति ने जल्दी से उन्हें रोका और बोली, मामा जी मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरी वेट भी बिल्कुल ठीक है। वही जय, आकाश और आदित्य देख रहे थे कि कैसे यहाँ सब नियति से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तभी अरमान बोला, डैड जब मैं कहता हूँ मुझे आपके हाथ का खाना है तब तो आपको मीटिंग याद आ जाता है। अगर प्रिंसेस रही तो क्या आपका मीटिंग नहीं रहेगा? आप कैसे उसके लिए हर दिन नई डिश बनाएंगे? आप हमारे लिए हर दिन न्यू डिश क्यों नहीं बनाते हो डैड? अरमान की बात सुनकर सब हंसने लगे तो केशव जी मुंह मोड़कर बोले, मैं सिर्फ अपनी प्रिंसेस के लिए ही फ्री हूँ। हाँ हाँ पता है, तो प्रिंसेस क्यों ना तुम यहाँ रहो ताकि हमें हर दिन चाचू के हाथ का टेस्टी खाना खाने को मिले। अरहान हंसते हुए बोला। वो सब नियति को यहाँ रखने के लिए हर बार ऐसे ही कोशिश करते रहते थे, कुछ ना कुछ लालच देने की कोशिश करते थे। ये नियति के लिए कोई नई बात नहीं थी, पर बाकी तीनों भाइयों के लिए ये नया था। भारद्वाज फैमिली में सब नियति को यहाँ रखने के लिए कितनी कोशिश कर रहे थे। नियति ने गहरी सांस लिया और बोली, आप सबको पता है ना मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इतना कहकर उसने सबको देखा, सबके चेहरे मुरझा गए थे। नियति ने सबको गिफ्ट दिया। उसने अपने दादाजी, दोनों मामा जी के लिए टाई और वॉच डिजाइन किया था। वहीं आपने तीनों भाइयों के लिए ब्रोंच और वॉच, वहीं दादी माँ और दोनों मामी के लिए उसने खुद सबसे बेस्ट और महंगी डायमंड से नेकलेस और ईयरिंग बनाया था। आपनी बच्ची की इतनी थॉटफुल नेचर को देखकर किसी ने मना नहीं किया, वरना क्या पता उनकी बच्ची पहली बार की तरह नाराज हो जाए। ठीक है, जब तुम रहने को राजी हो हम तुम्हें यहाँ ले आएंगे,
बस मुझे कॉल कर देना, रंजन जी ने कहा। ये खाओ, देखो कैसा लग रहा है, ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनाया है। इतना कहकर केशव जी ने उसे पेस्ट्री खिलाया जो उन्होंने क्यूट शेप में बनाया था। सबने प्लेट में देखा तो कई सारी क्यूट शेप की पेस्ट्री, कुकी, मिठाई भी थी। उसे देखकर सबने सिर हिला दिया। केशव जी को क्या लगता है, उनकी भांजी वाली लड़कियों की तरह ये क्यूट शेप देखकर लूसी से नाचेगी? उन सबको पता था कि नियति को क्यूट शेप और दूसरी लड़कियों की तरह कोई शौक नहीं था। फिर भी हर बार वो केशव जी की दिल को रखने के लिए खा ही लेती थी। तभी अरमान ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर एक पेस्ट्री पकड़ा। वो उसे ले पाता उससे पहले ही केशव जी ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया और उसे घूरते हुए बोले, ये सब मेरी प्रिंसेस की है। फिर जय, आकाश और आदित्य को देखकर बोले, बेटा तुम तीनों भी लो। ये कहकर उन्होंने दूसरी प्लेट को उनकी तरफ खिसका दिया जिसमें नॉर्मल शेप का पेस्ट्री था। वही अरमान ने मुंह बना लिया। डैड, मैं एक खा लूं तो क्या हो जाएगा? नियाई भी बोली, हाँ मामा जी, मैं इतना सब नहीं खा सकती हूँ, आप भाई को खाने दीजिए। नियति को ज्यादा मीठा पसंद नहीं था, वो इनमें से 2 खा ले वही काफी है। अरमान खुशी से बोला, देखा, सिर्फ मेरी प्रिंसेस ही मेरे बारे में इतना सोचती है, मेरा ख्याल रखती है, मेरी बहन सबसे प्यारी है। इतना कहकर उसने अब अपने डैड की तरफ ध्यान नहीं दिया और उस क्यूट शेप की कुकी और पेस्ट्री लेकर खाना चालू कर दिया। वहीं केशव जी ने चीरकर मुंह बना लिया। ये लड़का हर बार उनकी प्रिंसेस के लिए बनाए खाने को खा जाता था। सब जय, आकाश और आदित्य से भी बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रायजादा मैंशन में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। कियान और प्रखर भी यहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि दादी माँ की बार बार मनाने पर कियान यहाँ रहने के लिए मान गया था। वहीं इस बात से सारिका बहुत ही ज्यादा खुश थी। क्या पता वो इस बीच कियान और प्रखर की करीब जा सके। उसने आज खुद कियान के लिए खाना बनाया था। वो खुशी से मटर पनीर लेकर आई। उसने सुना था कियान को मटर पनीर पसंद है, इसलिए आज उसने बहुत टाइम लगाकर ऑनलाइन से मटर पनीर की रेसिपी देखकर इसे दिल से बनाया था। उसे उम्मीद थी कि कियान को उसका बनाया मटर पनीर जरूर बहुत पसंद आएगा। जब सारिका ने कियान को सर्व किया तो कियान ने मुंह बना लिया और बोला, डैड, क्या ये सारिका आंटी अब इस घर की मेड हैं? क्योंकि ये काम तो घर के मेड या फिर घर के लोग जैसे दादी माँ, बुआ करती है ना। उसकी बात सुनकर प्राची और स्वाभिमान जो अभी अभी निबाला लिया था, वो बाहर आने वाला था, दोनों ने ही अपनी हंसी रोक दिया। वहीं सारिका का चेहरा तो डे से काला पड़ गया। ये बच्चा क्या कह रहा है? तभी सुप्रिया जी बोली, कियान बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं, तुम्हारी सारिका आंटी भी तो इस घर की मेंबर हैं। उनकी बात सुनकर कियान सख्त भाव से बोला, और वो कैसे? मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो हमारी फैमिली मेंबर हैं। उसकी बात सुनकर सारिका की आंखों में आंसू आ गया। भले ही वो इस घर की बेटी नहीं थी, उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, पर सुप्रिया जी ने उसे गोद लिया था और वो इसी घर में बड़ी हुई थी। सारिका की आंखों में आंसू देखकर सुप्रिया जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो थोड़े समझाने की भाव से बोली, बेटा, वो तुम्हारी आंटी है ना, वो मेरी बेटी भी है। उनकी बात सुनकर कियान डे से कुछ समझने की कोशिश करते हुए बोला, ओहो, तो वो आपकी बेटी है, डे से प्राची बुआ है। तो फिर ये मेरे डैड के पीछे क्यों पड़ी है? उस बार भी मैंने सुना था आपको ये कहते हुए कि आप मेरी डैड की शादी इनसे करना चाहती हो। अगर ये मेरी बुआ जैसी है, तब तो ये प्राची दी की तरह मेरे डैड की भी बहन हुई ना। भाई बहन की तो कभी शादी नहीं होती, मुझे पता है। तो ये कैसे मेरे डैड से शादी कर सकती है ना? मैंने सही कहा ना? उसने अपनी डेविल स्माइल को जल्दी से छुपा लिया। ये लोग क्या सोच रहे हैं कि वो कोई बच्चा है जो सारिका की चाल को देख नहीं पाएगा। भले ही वो बच्चा था, पर वो अपने डैड की तरह ही चालाक और बेरहम था। उसके डैड ने उसे बहुत कड़ी ट्रेनिंग दिया था। इतनी सी उम्र में ही उसने डिफरेंट लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दिया था। वो सिर्फ अपनी मम्मी के लिए मासूम था, बाकी सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वहीं कियान की बात सुन मार प्रखर की होंठों पर भी डेविल स्माइल आ गई। अपनी चाची और मोम की वजह से वो सारिका को कुछ कह नहीं पाता था। ऊपर से सारिका बच्चों से उसके साथ बड़ी हुई थी, पर उसके बेटे के पास ऐसा कोई रीजन नहीं था जो उसे बोलने से रोक सके। वहीं बाकी सब हैरान और सदमे कियान को देख रहे थे। ये उनका छोटा सा पोता, इसे इतना भी बोलना आता है क्या? उन्होंने कियान से ऐसी बातें कहने की उम्मीद नहीं की थी। वहीं सारिका की फेस तो देखने लायक था।
कहाँ वो प्रखर को अपना पति बनाना चाहती थी और कहाँ ये लड़का उसे प्रखर की बहन बना रहा है। वो और प्रखर की बहन बिल्कुल भी नहीं, वो बचपन से प्रखर से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। वो कैसे उसे अपना भाई मान सकती है? वैसे भी उनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो प्रखर की चाची की दोस्त की बेटी है, वो प्रखर को कभी भाई नहीं मानेगी। पर सुप्रिया जी और बाकी सबका तो मुंह पीला पड़ गया था। वही स्वाभिमान और प्राची जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, इस बार अपनी हंसी रोक नहीं पाए। स्वाभिमान और प्राची एक साथ हंसने लगे। स्वाभिमान हंसते हुए बोला, वाह क्या बात है शेर, तुमने बिल्कुल सही कहा। सारिका दी को तुम आंटी नहीं, आज से बुआ बुलाना। ऑफकोर्स वो मेरे डैड की बहन है, तो मैं भी उन्हें आंटी नहीं बुआ बुलाऊंगा, कियान टेडी स्माइल करके बोला। ये सुनकर सारिका को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आ रहा था। वो फिर भी स्माइल करने की कोशिश करते हुए बोली, बच्चा तुम मुझे पहले की तरह आंटी ही बुलाना, मुझे अच्छा लगता है। इतना कहकर वो और कुछ बिना सुने उसकी प्लेट में मटर पनीर देने लगी। उसे डर था कियान उसे फिर से बुआ बुआ ना बोलने लग जाए। वो कियान की मम्मी बनना चाहती थी, बुआ नहीं। कियान ने मुंह सिकोड़ लिया। वहीं बाकी सब भी खाना खाने लगे। वो देख सकते थे कि सारिका को बुरा लगा है, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। भले ही सारिका को सुप्रिया ने गोद लिया था और दादी माँ तो हमेशा से ही सारिका की शादी प्रखर से करने की खिलाफ थी, इसलिए उन्हें तो सारिका की दुखी होने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाकी वो सारिका की खुशी के लिए अपने बेटे की खुशी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने वाले थे। ऊपर से उन्हें अपनी बहू से भी मिलना था, जिसे प्रखर ने चूज किया था। वो थोड़ी एक्साइटेड भी थे कि प्रखर ने किसे पसंद किया है। वहीं कियान ने देसी ही पनीर की बाइट लिया, उसने जल्दी से उसे थूक दिया। उसे पता था कि खाने की इंसल्ट नहीं करना चाहिए, पर फिर भी वो इस पनीर को नहीं खाने वाला था। वो मुंह बनाकर बोला, इसे मटर पनीर कहते हैं क्या? मैंने इतना गंदा मटर पनीर आज तक नहीं खाया। कियान की बात सुनकर तो सारिका फिर से उदास हो गई। उसने घंटों लगाकर इसे बनाया था और ये कियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बच्चा लगता है ये अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं तुम ये सब खाओ, उसे मत खाओ, अंकिता जी प्यार से बोली। उन्हें पता था सारिका ने पहले कभी खाना नहीं बनाया था। वो बस कुछ वक्त से खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी ताकि कियान और प्रखर को बनाकर खिला सके। पर वो नहीं चाहती थी कि बेकार खाना खाकर उनके बेटे और पोते की तबीयत खराब हो जाए। सारिका ने थोड़ा थोड़ा खाना बनाना सीख लिया था, पर उसे बस कुछ ही डिश आता था, कैसे कुकी या पेस्ट्री। कियान ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, सारिका बुआ अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो बनाए ही मत। उसकी बात सुनकर सारिका ने अपनी मुठिया कस लिया। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसने प्रखर को देखा कि शायद वो कियान को उसे बुआ बुलाने से रोक दे, पर प्रखर आराम से एलिगेंट तरीके से अपना खाना खा रहा था, जैसे उसे इससे कोई मतलब नहीं हो। क्या प्रखर के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है? एटलीस्ट वो दोस्त थे तो वो कियान को उसे कैसे बुआ बुलाने दे सकता है। कुछ घंटे बाद दूसरी तरफ नियति के साथ जय, आकाश और आदित्य विला लौट आए थे। उनका कार विला के पार्किंग में रुकी और वो चारों कार से उतरकर अंदर चले गए। जय, आकाश, आदित्य सबके हाथ में कुछ बैग्स थे। इन सभी बैग्स में गिफ्ट था, क्योंकि तीनों भारद्वाज फैमिली में पहली बार गए थे, इसलिए सबने उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट किया था। नियति के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट थे, जिसे जय और आकाश ने पकड़ रखा था। हॉल में सब बैठे हुए थे। रूही और नेहा ने भी अपना काम खत्म कर दिया था, पर वो आज हुई बेइज्जती को भूल ही नहीं पा रहे थे। उन चारों को आते देख सब उनकी तरफ देखने लगे। उनके हाथ में इतना सारा बैग देखकर वो थोड़े हैरान थे। वहीं आरती जी ने उनकी तरफ देखा, वो जानना चाहती थी कि उनके घरवाले कैसे हैं। नियति को इन सब से बात करने का या अपनी सो कॉल्ड माँ की बातों का जवाब देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो बोली, भाई मैं रूम में जा रही हूँ, आप बाद में मेरी गिफ्ट मेरे रूम में ही भेज देना। उसके छोटे मामा जी ने आज उसे इतना खिलाया था कि उसे हजम करने के लिए ही शायद उसे 2 दिन लग जाएंगे। अब उसे फ्रेश होकर सोना था बस। ठीक है तुम जाओ प्रिंसेस, तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी गिफ्ट्स तुम्हारी रूम में रख दूंगा। जय बोला तो नियति वहां से ऊपर चली गई। आकाश और आदित्य वहीं सोफे पर बैठ गए। आदित्य बोला, मोम आज मैंने एक्स्ट्रा खाना खाया है। नियति की जो छोटे मामा जी हैं ना, वाह वो क्या खाना बनाते हैं। ऐसा खाना तो हमारे घर की सेफ भी नहीं बना सकते हैं।
और उन्होंने नियति के लिए उसकी पसंद की हर एक डिश को आज बनाया था। आदित्य फिर से केशव जी की कुकिंग की तारीफ की पुल बांधने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर आकाश ने सिर हिला दिया। आदित्य खाते वक्त फिर आते वक्त कार में केशव जी की खाने की 100 बार तारीफ कर चुका था। तभी आरती जी स्माइल करते हुए केशव जी को याद करते हुए बोली, हाँ मेरे केशव भाई इंडिया की टॉप शेफ में से एक हैं। उनका कुकिंग टॉप लेवल पर है, वो तो कई बार जज भी रह चुके हैं। उनकी बात सुनकर रूही एक्साइटेड हो गई। भले ही प्रमीत, अरहान और अरमान ने उसे बहन नहीं माना, पर अगर उसे इतने बड़े शेफ की सपोर्ट मिल जाए तो वो फ्यूचर में जरूर चमकेगी। तभी आदित्य बिना सोचे समझे बोला, पर वहाँ आपको किसी ने भी याद नहीं आंटी। वहाँ तो सब आपसे नफरत करते हैं। वो तो कह रहे थे आप एक बेवकूफ़ औरत हो जिसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया किसी शादीशुदा इंसान और 3 बच्चों के बाप के लिए। और आपने जो नियति के साथ किया ये भी उन्हें पता है। रुक्मणी दादी माँ तो कह रही थी, आप एक घटिया बेटी के साथ साथ घटिया माँ भी हैं, जिसने अपनी बेटी को इतना टॉर्चर किया और इतनी नफरत दिया सिर्फ अपनी सौतेली बेटी को प्यार देने के लिए। वो तो आपकी शकल भी नहीं देखना चाहते हैं, पर नियति यहाँ रह रही है इसलिए कभी ना कभी तो उन्हें आपको देखना ही पड़ेगा। इसलिए तो वो नियति को इस घर को छोड़कर भारद्वाज मैंशन में रहने के लिए बोल रहे थे। सब कुछ कहने के बाद आदित्य ने सबको देखा, जहां सब उसे देखकर हैरानी से घूर रहे थे। वहीं उसके घरवाले सिर हिला रहे थे। जैसे कहना चाहते हो इसका कुछ नहीं हो सकता है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? क्या ये सब उन लोगों ने ही नहीं कहा था? आदित्य सिर खुजलाते हुए बोला। तो पार्वती जी बोली, नहीं आपने कुछ गलत नहीं कहा बच्चे। अब किसी को बुरा लग जाए तो ये उनके ऊपर है, जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। सीखा जी की आंखों में आंसू थे। क्या सच में उनकी फैमिली के लोग अब उनसे इतनी नफरत करते हैं? ये बात तो विपुल जी की दिल में चुभी थी। सच में वो शादीशुदा थे, 3 बच्चों के बाप थे। तो भला भारद्वाज फैमिली जैसा बड़ा फैमिली उन्हें क्यों ही एक्सेप्ट करता? गलत तो उन्होंने किया, ना तो वो सब कुछ संभाल पाए और ना ही नियति को प्यार दे पाए। नियति भारद्वाज फैमिली की इकलौती नातिन थी, इसलिए उन सब के लिए उससे नफरत करना तो नॉर्मल था। आखिरकार इसकी जिम्मेदार सीखा के साथ वो खुद भी था। वहीं अमृत और अर्जित को भी बुरा लग रहा था। उसकी मोम को उनके घरवाले क्यों माफ नहीं कर सकते हैं? क्या उसके डैड भारद्वाज फैमिली को इतनी नापसंद थे कि उन्होंने मोम से रिश्ता ही तोड़ दिया? रूही को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वो लोग क्यों मोम को माफ नहीं कर सकते हैं? उसे पता था अगर उसकी मोम को भारद्वाज फैमिली ने माफ कर दिया और उसकी मोम भारद्वाज फैमिली की पहले की तरह ही प्रिंसेस बन गई, तो भारद्वाज फैमिली में उसकी एंट्री भी बहुत आसान हो जाएगा। जय भी वहां बैठ गया और अपनी दादी माँ और दादाजी से बोला, उनके फैमिली में सब नियति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। काश उन्हें पहले पता चल जाता कि उनकी एक नातिन है, तो यहाँ रहकर नियति को इतना हट नहीं होना पड़ता। वो सब उसे प्रिंसेस की तरह रखते, जैसे इस वक्त रख रहे हैं। उसकी बात सुनकर दादी माँ सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल सही कहा। वो नियति से 3 साल पहले ही मिले हैं। अगर पहले ही मिल जाते तो मेरी बच्ची को यहाँ रहकर इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। उनकी हर एक बात को सुनते हुए आरती जी को अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। जय ने नियति की गिफ्ट को उन तीनों की गिफ्ट से अलग किया। वो सारी गिफ्ट्स बहुत एक्सपेंसिव था। नियति के लिए भारद्वाज फैमिली की तरफ से लाखों करोड़ों का गिफ्ट देखकर रूही की जलन और भी बढ़ गई। नियति ही क्यों भारद्वाज फैमिली की प्रिंसेस बन सकती है? वो क्यों भारद्वाज फैमिली की प्रिंसेस नहीं बन सकती? उसमें सभी गिफ्ट कस्टम मेड या लेटेस्ट कलेक्शन का था, जो रूही भी खरीदना चाहती थी, पर उसे नहीं मिला। और भारद्वाज फैमिली ने नियति को इतना सब कुछ दिया। काश वो नियति को हटाकर खुद ही भारद्वाज फैमिली की प्रिंसेस बन जाए। जय गिफ्ट लेकर नियति की रूम में रखने के लिए चला गया। वहीं बाकी सब भी धीरे धीरे अपने अपने रूम में चले गए। सीखा जी रूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं विपुल जी सीखा जी को चुप कराने को कोशिश करते हुए बोले, सीखा प्लीज इतना मत रो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं विपुल जी, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे अपने माँ और पापा के बारे में अच्छे से पता है। वो कभी मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ नहीं करेंगे। मैंने उनकी अगेंस्ट जाकर आपसे शादी किया तो उन लोगों ने मुझसे सारा रिश्ता तोड़ दिया, और अब तो उन्हें ये भी पता है कि मैंने नियति के साथ कितनी ज्यादा नाइंसाफी किया, तो वो लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे।
मैंने जो किया उसकी माफ़ी नहीं है विपुल जी। इसमें ज़्यादा गलती मेरा है। सीखा, अगर मैं इतना इनसिक्योर नहीं होता तो तुम कभी नियति से नफरत नहीं करती और ना ही नियति को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता। उन्हें सच में बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। वो नियति को खो चुके थे। अब सीखा जी, या वो चाहे कितना भी रिग्रेट क्यों ना करे, वो चाह कर भी पास्ट को बदल नहीं सकते थे और ना ही इस वक्त कुछ ठीक कर सकते थे। क्या मैं सच में एक घटिया बेटी और घटिया माँ हूँ? सीखा जी रोते हुए बोली। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। उनकी माँ ने जो कहा उन्हें सच ही लग रहा था। एक बेटी होकर भी वो इतने प्यार करने वाली फैमिली के खिलाफ गई और माँ होने के पहले से ही उन्होंने अपनी ही खुद की कोख में पल रहे बच्चे से नफरत किया और नियति के होने के बाद भी एक दिन के लिए भी उन्होंने अपनी माँ होने का फर्ज नहीं निभाया। मैं सच में एक बुरी माँ हूँ विपुल जी। काश मैं अब सब कुछ ठीक कर पाती। अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे सीखा जी, हम सिर्फ अपनी गुनाहों का प्रायश्चित कर सकते हैं। अब नियति हमें माफ करेगी या नहीं ये सब उसके ऊपर है, पर हम कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। सच में हम दोनों ने बहुत बड़ी गुनाह किया है। रूही की खुशी के लिए हम नियति से दूर हो गए। सीखा जी ने उनके कंधे पर सिर रखा और आंखें बंद कर दिया। वही नियति के रूम में नियति ने गिफ्ट बैग को रख दिया जो अभी जय देकर गया था और कुछ रिपोर्ट पढ़ने लगी। कियान की ब्लड में उसे केमिकल मिले थे जो जेनेटिक्स था। जरूर कियान को उसके पेरेंट्स से ये मिला होगा, पर वो प्रखर का बेटा नहीं था और दोनों का खून भी अलग था। अगर उसने कियान के लिए कुछ नहीं किया, अगर उसने कुछ एंटीडोट या सॉल्यूशन नहीं निकाला तो कियान की ऑर्गन 4 सालों के अंदर पूरी तरह से खराब हो सकती है और कियान की जिंदा रहने का भी कोई चांस नहीं है। ये उसके लिए एक बड़ा सिर दर्द था। कियान की उसके लिए आज में जलकर मरने की दृश्य उसकी दिमाग में घूम रहे थे। इस बार नहीं, इस बार वो कियान को बचाना चाहती थी। वो कियान को फिर से मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसे हैरानी हो रही थी कि इतने छोटे बच्चे ने ये सब कैसे झेला होगा। नियति ने लैपटॉप बंद किया और सोने के लिए चली गई। वैसे भी उसके फैमिली लोगों ने आज उसे बहुत थका दिया था, खाना दे देकर। थोड़ी देर में वो सो गई। तभी उसकी बालकनी का डोर ओपन हुआ और प्रखर, जो हमेशा की तरह आज चोरी छुपे आया था, वो आकर सीधा नियति की बेड पर उसके पास लेट गया। नियति जो बहुत तेजी से रिएक्ट करती थी, आज वो नहीं उठी क्योंकि आज उसने बहुत हैवी फूड खाया था, जिस वजह से उसे सोना ही बेहतर लगा। प्रखर ने नियति की बालों की खुशबू को हल्के से इन्हें किया, फिर उसकी गर्दन को स्मेल करने लगा जो स्वीट वेनिला जैसी खुशबू थी। उसे हमेशा से नियति की बॉडी की नेचुरल सेंट बहुत पसंद था। नियति को किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं थी, उसकी नेचुरल फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी जो प्रखर को और भी खींचती थी। प्रखर ने नियति की गुलाबी होंठों पर अपना होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद नियति ने चिढ़ते हुए आंखें खोला। उसे प्रखर की खुशबू से ही पता था ये प्रखर है। क्या इस इंसान को रात में भी चैन नहीं है जो हर रात उसकी खून चूसने आ जाता है। नियति को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो प्रखर को खुद से दूर करने लगी। कुछ देर किस करने के बाद प्रखर ने नियति को छोड़ा तो नियति गहरी गहरी सांस लेते हुए प्रखर को गुस्से से घूरने लगी। क्या आपको हर रात ऐसे चोर की तरह छुप कर आने में मजा आ रहा है? नियति गुस्से से बोली और प्रखर को धक्का दे दिया। प्रखर साइड में गिर गया और नियति को खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ, अगर तुम्हारे पास रहने के लिए मुझे हर दिन ऐसे ही आना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत जल्द ऑफिशियली तुम मेरी बन जाओगी, तब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। ऑफिशियली आपकी मिस्टर रायजादा लगता है आप खुली आंखों से अब सपने देख रहे हैं जो कभी सच नहीं होने वाला है। उसकी बात को प्रखर ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ऐसा जल्दी ही होगा मेरी बनी, और उसके बाद हर रात तुम मेरी बाहों में होगी। इतना कहकर प्रखर उसकी गर्दन को चूमने और सक करने लगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर एक बड़े से आइलैंड में जो जिंग आइलैंड के नाम से जाना जाता था, यहाँ कोई भी सिविलियन या गवर्नमेंट आने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि सबको लगता था यहाँ सिर्फ खतरनाक जानवर और जंगली जहरीले पौधे ही पाए जाते हैं। अगर गलती से कोई यहाँ आ गया तो कभी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। पर क्या ऐसा ही था जैसे सबने सुना था? ये बात किसी को नहीं पता था। उसी आइलैंड की जंगल के बीच एक बड़ा सा बेस जो ऊपर से लेकर जमीन के नीचे तक भी बनाया हुआ था। अंदर लैब कोट पहने एक 50-55 साल का शख्स बैठा हुआ था।
वहीं सामने खड़े लोग उसे देखकर सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। क्या अब तक तुम लोगों को उन चारों में से किसी का भी पता नहीं चला? क्या उन्हें जमीन निगल गया या वो सब हवा में गायब हो गए? सोफे पर लैब कोट पहने बैठा इंसान गुस्से से बोला, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। इतना कहकर गुस्से से उसने सामने खड़े आदमियों में से 2 लोगों को शूट कर दिया। आपने साथियों को मरा हुआ देखकर बाकी गार्ड्स थोड़ा डर गए। एक गार्ड बोला, बॉस हम ढूंढ रहे हैं पर सालों पहले की फोटो से उन्हें ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। ऊपर डाटाबेस से भी हमें उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। वो आदमी गुस्से से बाकी सभी गार्ड्स को शूट करता। उससे पहले एक आवाज आए, रिलैक्स एल्बर्ट। अगर तुम ऐसे ही एक एक करके सबको मार दोगे तो फिर खुफिया रिपोर्ट कौन निकालेगा? क्या हर देश में उन्हें ढूंढना तुम्हें आसान लग रहा है? इतना कहकर एक और इंसान आकर एल्बर्ट नाम के आदमी के पास बैठ गया। एल्बर्ट ने उस आदमी को देखा जिसने एक मास्क पहन रखा था, जिसमें उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, को बहुत अलग थी, रहस्यमय और अलग, बिल्कुल काली स्याही की तरह आंखें। एल्बर्ट ने उससे नजर हटाया फिर बोला, पता नहीं वो 4 कुत्ते कहाँ पर छिप कर बैठे हुए हैं। एक बार वो 4 लोग हमसे मिल जाए तो मैं उन पर एक और एक्सपेरिमेंट करूंगा। उसकी बात सुनकर सामने बैठा इंसान बोला, पहले वो मिल जाए फिर कितना चाहे एक्सपेरिमेंट कर लेना, बस वो सब हमें मिल जाए, या फिर उन सब की डाटा या इन्फॉर्मेशन। ऐसा हुआ तो हम उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। सबके पास कोई ना कोई कमजोरी होती है, जब तक उन सब की कमजोरी हमारे पास होगी वो चारों हमारी मुट्ठी में रहेंगे। बस तुम और भी आदमी तैयार करो। इस बार ज्यादा आदमियों को इंडिया में भेजो, वहां ज्यादा चांसेस हो सकती हैं। उस इंसान की बात सुनकर एल्बर्ट ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, इस बार भी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उन चारों के बाद तो एक भी एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। ऊपर से बच्चों को गवर्नमेंट ढूंढ रही है, अब ज्यादा बच्चों को उठाना भी पॉसिबल नहीं है। उसकी बात सुनकर सामने बैठे इंसान की नज़र गहरी हो गई। वो उसे देखते हुए बोला, पता करो इस बार जो बच्चे आने वाले थे वो कैसे गायब हो गए। समुंदर के बीच से ही बच्चों के साथ शिप भी गायब हुई है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। इस आइलैंड के बारे में किसी को पता ना चले वही बेहतर है। उस इंसान की बात सुनकर एल्बर्ट बोला, रिलैक्स, चाहे कुछ भी हो गवर्नमेंट का शक कभी भी मुझ पर या तुम पर नहीं जाएगा। आखिरकार तुम दुनिया के लिए और गवर्नमेंट के सामने सबसे अच्छा इंसान हो। तुम्हें तो हमेशा ऐसे ही चैरिटी करनी चाहिए। और मेरे बारे में तो कुछ नहीं है क्योंकि दुनिया की नज़रों में तो मैं कब का मर चुका हूँ। फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए ताकि आगे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और खास करके इंडिया में आपने लोगों को और गैंग्स को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए बोलो। सुना है वहाँ एक खतरनाक सीक्रेट एजेंट है, एजेंट यति। वो लड़का है या लड़की किसी को नहीं पता, पर जो एक बार केस उसके पास आ जाता है, चाहे दुश्मन कोई भी क्यों ना हो, वो उसका नामो निशान मिटा देता है। वो इंडियन गवर्नमेंट की रूल को भी फॉलो नहीं करता है। वो तो इंडिया की राष्ट्रपति के बात को भी नहीं मानता, उल्टा गवर्नमेंट भी उसके हिसाब से चलती है। एक और बात ये है कि ना ही उसे 4 सालों से कोई आज तक कॉम्बैट में हरा पाया है। उसकी बात सुनकर एल्बर्ट भी थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, अगर ऐसा इंसान हमारे साथ जुड़ जाए तो कितना अच्छा होगा। फिर हमें कोई रोक टोक नहीं, हम इंडिया ने आपने वेपन भेज सकते हैं और आपने मिशन को और भी तेजी से पूरा कर सकते हैं। हाँ, पर उसे ढूंढना इतना आसान नहीं, उसके मर्जी के बिना तो कोई भी उसे काम करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता। सुना है इंडियन आर्मी, स्पेशल फोर्स, मिनिस्ट्री, पारा फोर्स सब उसे अपने तरफ लाना चाहते थे ताकि वो उनके टीम में शामिल होकर उनके लिए काम करे, पर कोई भी उसे अपनी तरफ नहीं ला सका। वो पूरी तरह से एक आज़ाद पंछी है। अगर मैं उसे ढूंढ सकता तो मैं उसे जरूर इस दुनिया की पिंजरे में कैद करता। एल्बर्ट ने सिर हिला दिया, फिर गार्ड्स को वहां से जाने के लिए बोला। वहीं दूसरी तरफ सुबह का वक्त नियति जब उठी तब तक प्रखर वहां से जा चुका था। नियति अपनी डेली रूटीन को फॉलो करके नहाने के लिए चली गई। वहीं प्रखर अपने कार में बैठकर नियति को बालकनी से अंदर जाते हुए देख रहा था। वो 4 बजे ही नीचे आ गया था, पर अपने कार में बैठकर वो नियति को बालकनी की तरफ ही देखे जा रहा था। जब नियति को उसने अच्छे से देख लिया तो इसके दिल को सुकून मिला। पिछली जिंदगी में भी वो ऐसे ही सीसीटीवी के जरिए नियति को घर में हर जगह देखता रहता था, पर नियति के बारे में कहीं उसके दुश्मन को पता ना चल जाए।
नियति को भी उसके दुश्मन कहीं टारगेट ना करे, ये सब सोचकर वो नियति से दूर ही रहता था और नियति को हमेशा घर पर ही रखता था। नियति बाहर नहीं आती थी तो वो बिल्कुल सेफ रहती थी। जिस दिन वो अकेली उसके गार्ड्स के बिना बाहर आई, उस दिन उसने अपनी बनी को खो दिया था। उसने खुद को भी उसमें खो दिया और कियान को भी खो दिया। इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाला था। वो इस बार अपनी बनी अपने होने वाले बच्चे और कियान को प्रोटेक्ट करेगा। इस बार तो उसकी बनी भी दुश्मनों को मार सकती थी। ये सोचते हुए वो वहां से चला गया। वही नियति बात लेकर नीचे आई। आज उसकी एक मीटिंग था। ऊपर से संभव जी उसे बार बार कॉल कर रहे थे। आज उनके घर में उनके बेटे की वेलकम पार्टी थी, इसलिए नियति को वहां जाना था। संभव जी बहुत बड़े बिजनेसमैन या ज्यादा अमीर तो नहीं थे, पर वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार इंसान थे। वो नियति के साथ कई बार काम कर चुके थे। जब नियति ने पहले अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया था, तब भी संभव जी ने नियति के साथ उस पर भरोसा करके प्रोजेक्ट किया था। नियति की कंपनी भले ही 1 साल के अंदर एशिया की टॉप कंपनी बन गई, पर नियति ऐसी इंसान थी जो अच्छाई के बदले अच्छाई ही वापस करती थी। ऊपर से संभव रॉय उसे बेटी मानते थे। जब पहले नियति ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, संभव जी तब से उसके साथ थे, तो अब वो संजय जी को नहीं छोड़ सकती थी। सब हॉल में बैठे हुए थे जय और आकाश। आदित्य ने जब नियति को देखा, उन तीनों ने उसे अपने पास बुला लिया। नियति भी जाकर उनके पास बैठ गई और सब बातें करने लगे, दादाजी, दादी माँ और बुआ जी के साथ। वही रूही और नेहा जो अभी अंदर आ रही थी। नियति को देखकर दोनों की आंखें जलन और नफरत से भर गई। अभी वो दोनों खून मिट्टी से सने हुए थे। गार्डनिंग करना उन्हें पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल लग रहा था। जब नेहा पानी दे रही थी, तब रूही गलती से पैर स्लिप होने की वजह से गिर गई, जिस वजह से गार्डन में लगी गुलाब की कांटे रूही के हाथ और गर्दन, फेस सब जगह चुभ गए थे, जिस वजह से रूही की चेहरे, गर्दन और हाथ से खून निकल रहा था। रूही ने इतनी तकलीफ कभी नहीं सहा था, इसलिए उसे बहुत रोना आ रहा था, पर वहां उसकी रोना सुनकर उसे कंसोल करने वाला कोई नहीं था। नेहा जब रूही को उठाने के लिए आई, उसका भी पैर स्लिप हो गया और गार्डन में राखी गार्डनिंग टूल पर जा गिरी, जिस वजह से उसका हाथ छिल गया था। फेस पर भी चोट लगी हुई थी, थोड़ा थोड़ा खून भी बह रहा था। दोनों ही मिट्टी से सन चुके थे। दोनों को कुछ पता नहीं था, इसलिए दोनों ने कुछ ज्यादा ही पानी डाल दिया था हर जगह, जिस वजह से इस वक्त दोनों मिट्टी और खून से सने हुए थे। दोनों की फेस को छोड़कर बाकी सभी जगह मिट्टी से सना हुआ था। ऐसा लग रहा जैसे दो पागल मिट्टी से होली खेल कर आए हो। जब सबकी नजर उन पर पड़ी तो जय, आकाश और आदित्य की तो हंसी ही छूट गई। वही दादाजी, दादी माँ, ब्रिजेश जी, कौशल्या जी और चंद्रिका जी हैरान थे। उन्हें थोड़ी हंसी भी आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी। ये दोनों जाते वक्त तो बिल्कुल ठीक थे, फिर मिट्टी और खून से सने हुए क्यों आ गए? उन तीनों को अपने ऊपर हंसते देखकर रूही और नेहा को और भी गुस्सा आ रहा था, पर दोनों ने ही अपने गुस्से को छुपा लिया और रोने लगी। वही बाकी सब जो हैरान थे, वो सब अपने होश में वापस आए। ये क्या हुआ बच्चे, तुम दोनों ऐसे मिट्टी में क्यों सनी हुई हो, और ये खून कहाँ से आ रहा है? शिखा जी हैरानी से बोली। विपुल जी भी उनकी हालत को देखकर हैरान थे। क्या हुआ, क्या तुम दोनों गिर गए थे? विपुल जी ने भी चिंता से पूछा। रूही और नेहा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया, तो जय और आदित्य और भी जोर से हंसने लगे। वाह क्या बात है, बहुत मजेदार सीन होगा जब तुम दोनों नीचे गिरे होंगे। मैं वहां होता तो इतनी खुशी भरी और मेमोरेबल मोमेंट को जरूर वीडियो बनाता, जय हंसते हुए बोला। आदित्य भी बोल पड़ा, बिल्कुल सही, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों जंग लड़कर आई हो। बस करो, इतना भी मजाक उड़ाना सही नहीं है। देखो कैसे दोनों बेचारी सुअर जैसी हो गई है। जैसे सुअर गंदे नाले में गिरकर लौट कर आते हैं, ठीक वैसे ही, आकाश सिर हिलाकर बोला। जैसे जय और आदित्य को उन दोनों की मजाक उड़ाने से रोकना चाहता हो, पर वो खुद ही नेहा और रूही की मजाक उड़ा रहा था। उसकी बात सुनकर जय और आकाश को तो और भी हंसी आ रही थी। उनका भाई इन दो लड़कियों को सांत्वना दे रहा है या इन दोनों का मजाक उड़ा रहा है? वही नियति ने तिरछी स्माइल लिए रूही और नेहा को देखा और मन ही मन बोली, ये तो कुछ भी नहीं है, बस शुरुआत है। आगे तुम दोनों हर दिन धीरे धीरे तड़पोगी, जैसे मैं इस यादों से तड़प रही हूँ। नेहा और रूही का तो मुंह ही उतर गया,
पहले तो उन दोनों को लगा आकाश उनकी साइड ले रहा है। फिर आकाश की अगली लाइन सुनकर वो समझ गए कि ये उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। अमृत और अर्जित दोनों को ही इन तीनों का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। अमृत बोला, जाओ तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जख्म में मिट्टी लगा है तो शायद इन्फेक्शन हो सकता है। रूही और नेहा स्टाफ के साथ सहारे लेकर ऊपर चली गई। वहीं उनके जाने के बाद सीखा जी बोली, नियति क्या तुम इस सजा को थोड़ी कम कर सकती हो? तुम देख रही हो ना इन दोनों को ये काम नहीं आता है, इसलिए उनकी कितनी बुरी हालत हो गई है। अगर सजा देना है तो कुछ और सजा दे दो। तभी अर्जित भी बोला, हाँ मोन सही कह रही है, अगर कोई और सजा नहीं देनी तो कम से कम इस सजा को थोड़ी कम कर दो। तुम्हें तो पता है ना इन दोनों ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है, इसलिए उन्हें ये सब काम करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, चोट भी लग रही है। उन दोनों की बात सुनकर नियति की होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो उन्हें देखकर बोली, वाह अपनी घटिया बेटी और बहन के लिए इतना फिक्र है। अगर काम नहीं आता तो उन्हें और भी ज्यादा करना चाहिए ताकि वो काम सीख सके। वैसे भी किस्मत का क्या पता कब आप सब भिखारी बन जाएं और आपकी दोनों मनहूस बेटियों के पास पैसा ही ना हो, तब ये गार्डनिंग, साफ सफाई ये काम ही काम आएगा। क्योंकि आपकी मनहूस और घटिया बेटी रूही और मिस्टर विपुल शेखावत की मरी हुई साली की बेटी नेहा, दोनों को ही कुछ काम नहीं आता, बस मुफ्त में दोनों खाती हैं और पैसा उड़ाती हैं। क्या पता उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं, तब वो दोनों माली या सर्वेंट की काम तो आराम से कर सकते हैं ना। नियति की बात सुनकर सीखा जी और अर्जित दोनों चुप हो गए। सीखा जी जानती थी नियति उनकी बात नहीं सुनेगी और ना ही कभी मानेगी। अर्जित को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। नियति मुझे पता है तुम रूही से नफरत करती हो, क्योंकि बचपन में उसकी गलतफहमी की वजह से तुम्हें हॉस्टल में डाल दिया गया था। पर इतनी भी बेरहम मत बनो, मैं तो सोच रहा था हम सब माफी मांगेंगे और तुम्हें टाइम देंगे तो तुम एक दिन हमें माफ कर देगी, पर तुम तो और भी नफरत कर रही हो। उसकी बात सुनकर जय गुस्से में अर्जित को कुछ कहने वाला था। नियति ने उसे रोक दिया और अर्जित को देखकर ठंडे भाव से बोली, मिस्टर अर्जित लगता है तुम काफी फ्री हो, इसलिए तुम इतना ज्यादा बकवास सोचने लगे हो कि मैं कभी तुम सबको माफ कर दूंगी। क्या तुम्हें याद है जब मैं छोटी थी और रूही ने मुझे गार्डन में धक्का दे दिया था, तब मुझे भी इतनी चोट लगी थी, तब मैं भी उस कांटे से जख्मी हुई थी, जिससे आज तुम्हारी सो कॉल्ड घटिया मनहूस दो कौड़ी की रूही भी जख्मी हुई है। उस दिन तो तुमने और इस घटिया औरत सीखा शेखावत, ये घटिया नाकारा आदमी विपुल शेखावत, सबने यही कहा था कि ये बस एक छोटी चोट है और रूही ने जानबूझकर मुझे धक्का नहीं दिया था, बस कुछ थोड़ा कांटा ही तो लग गया है। तो फिर अब भी तो वही हुआ है, आपकी प्यारी बेटी को भी तो थोड़ा चोट लगा है। भला छोटे छोटे कांटे से किसी को ज्यादा चोट कैसे लग सकता है? आपको नहीं लगता आप दोनों कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो? ये बस कांटा ही तो है, थोड़ा मेडिसिन लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतनी सी चोट से आपकी प्यारी मनहूस बेटी बहन मरेगी नहीं, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मिस्टर अर्जित शेखावत, आपसे किसने कह दिया कि मैं इस जिंदगी में कभी भी आपको माफ करूंगी? क्या मैं अब आपसे थोड़ा कम नफरत और घिन करने लगी हूँ, जिस वजह आपने गलती से ये सोच लिया कि मैं आपको कभी माफ करूंगी? नियति की आंखों में खतरनाक चमक थी और नफरत थी। उसकी आवाज हमेशा की तरह बर्फ की तरह कोल्ड हो गई थी। कुछ दिन से जय, दादाजी दादी माँ की वजह से, फिर बुआ जी की फैमिली और आकाश आदित्य के आने की वजह से वो इन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। वो उनके साथ बहस करके अपना टाइम खराब नहीं करना चाहती थी। और ऊपर से जय, आकाश और आदित्य, उसके ये तीनों भाई ही उसके लिए बोल देते थे, इसलिए वो सोच रही थी इन पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। पर लगता है उसकी चुप रहने से ये लोग कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो उन्हें कभी माफ कर देगी या उसकी नफरत इन सब के लिए कम हो जाएगी। वही नियति की बात सुनकर और उसकी पहले की तरह ही ठंडे भाव को देखकर सब उदास थे। जय, आकाश और आदित्य ने नियति को देखा। उनकी इस प्यारी सी छोटी बहन ने यहाँ रहकर क्या क्या सहा होगा, इसका तो अंदाजा भी वो नहीं लगा पा रहे थे। पर तीनों को ही विपुल जी, सीखा जी और रूही पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनके लिए ये तीनों अमृत और अर्जित से भी ज्यादा घटिया थे। इनमें से कोई भी नियति की फैमिली मेंबर कहलाने की लायक नहीं था। विपुल जी, सीखा जी, यहाँ तक कि अमृत की आंखों में भी आंसू झलक आया था।
नियति ने जो कहा वो झूठ नहीं था, बचपन में ऐसा ही हुआ था। जब नियति 4 साल की थी तब रूही और वो गार्डन में थे। नियति स्टाफ के साथ थी और फूलों के साथ खेल रही थी। वही रूही भी तब 7 साल की थी और वापस स्कूल से घर आ रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, जब स्टाफ दूर चली गई थी उन दोनों के बीच शायद कुछ झगड़ा हुआ था, जिस वजह से रूही की हाथ से नियति को धक्का लग गया था और नियति गार्डन में गिर गई थी, जिस वजह से गुलाब के पौधे से उसकी फेस, हाथ, बॉडी में कई जगह कांटा चुभ गया था और खून भी बह रहा था। और जब नियति रोने लगी तो रूही भी डर से रोने लगी थी। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से नियति को चोट आए है, इस वजह से सब उससे गुस्सा ना हो जाए या उसे ज्यादा पनिश ना करे। और जब सबने रूही से सुना कि गलती से उसका हाथ नियति को लग गया और उसे डर है कि मोम, डैड, भाई सब उससे गुस्सा हो जाएंगे और उसे बुरी बच्ची समझेंगे, इसलिए उसे डर लग रहा था और वो रो रही थी। तो सबका प्यार कंसर्न नियति के लिए गायब हो गया और सब रूही को संभालने लगे। सीखा जी ने भी नियति पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी छोटी से बॉडी पर कितनी कांटा लगा था, जिस वजह से उसकी एक साइड फेस, गर्दन, हाथ से खून आ रहा था। सबको तो सिर्फ रूही की पड़ी थी ताकि रूही उनकी प्रिंसेस ना रोए, इसलिए विपुल जी ने बस नियति के लिए डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया और उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। और सीखा जी तो रूही को गोद में लिए उसे चुप करवा रही थी। जैसे पता नहीं रूही को कितनी ही दर्द हो रहा हो और वो मरने वाली हो। उन्होंने तब रूही को चुप करवाने के लिए ही ये कहा था कि नियति को बस कांटे से ही तो छोटी सी चोट लगी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए रूही को इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की या रोने की जरूरत नहीं है। अमृत और अर्जित ने भी रूही को यही समझाया कि ये नियति की बस छोटी चोट लगी है, कोई गंभीर बात नहीं है, थोड़ा मेडिसिन लगाकर चोट ठीक हो जाएगा, ताकि बस रूही का रोना बंद हो जाए। पर उस मासूम 4 साल की नियति की फिक्र किसी को भी नहीं थी। वो पुरानी बातें सोचते हुए सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। सबको समझ में आ रहा था कि नियति को उस वक्त कितनी ज्यादा तकलीफ हुई होगी। उस वक्त तो वो सिर्फ 4 साल की छोटी सी बच्ची थी और उन सब ने क्या किया, उसे संभालने की जगह रूही को संभालने में लग गए और नियति की चोट और उसकी दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो सब सच में नियति की नफरत के ही काबिल थे। जब रूही इतनी बड़ी हो, कभी वो कांटे से चुभने का दर्द नहीं सह पा रही है, तो नियति उस वक्त बच्ची थी, उसने कैसे सहा होगा ये दर्द। और जब डॉक्टर उसकी इलाज करने आए तब नियति को बहुत दर्द हो रहा होगा। फिर भी कोई उसके पास बैठने को नहीं आया, सब रूही के पास ही रहे ताकि रूही इस बारे में सोचकर और ज्यादा ना रोए। इस वक्त विपुल जी को तो खुद पर ही शर्म आ रही थी, कैसे बाप थे वो। वहीं बुआ जी, ब्रिजेश जी, संग्राम जी और चंद्रिका जी तो हैरान थी। क्या बचपन में नियति ने इतना सब कुछ सहा था? लगता है उन्होंने बस कुछ ही इंसिडेंट सुना है, वरना नियति की जिंदगी तो और भी तकलीफ से गुजरी है। भला कोई इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? दोनों ही विपुल की बेटी, फिर दोनों में इतना भेदभाव क्यों था? उन सबको अब विपुल और सीखा के साथ अमृत और अर्जित पर भी हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी दादाजी बोले, इसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ बच्ची, अगर मैं ठीक होता और हॉस्पिटल में पड़ा ना रहता तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती मेरी बच्ची को हाथ लगाने की। मेरी वजह से दादी माँ भी तुम पर ध्यान नहीं दे पाई और तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा, फिर भी मैं तुम्हारी दी जिंदगी जी रही हूँ मेरी बच्ची, वरना मेरे लिए तो सिर्फ मौत था। कहते हुए विश्वनाथ जी की आंखों से आंसू छलक आया। वो खुद को ही इन सब का जिम्मेदार मान रहे थे। ना वो बीमार होते, ना वो एडमिट होते, ना पार्वती जी को उनकी तबीयत देखने के लिए हॉस्पिटल में ज्यादा जाना पड़ता। नहीं दादाजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने और दादी माँ ही तो थे जिन्होंने बचपन से मुझे प्यार दिया था, बाकी किसी का बचपन का प्यार तो मुझे याद नहीं है। नियति उन्हें शांत करने के लिए बोली, भला कोई कैसे खुद की डिजीज को कंट्रोल कर सकता है, और खुद की बीमारी को रोकना अगर खुद के हाथ में होता तो दुनिया में कोई भी इंसान कभी बीमार नहीं होना चाहता। तभी सीखा जी रोते हुए बोली, क्या तुम कभी हमें अपनी गलतियों के लिए माफ नहीं करोगी? क्या तुम हम सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं दोगी? विपुल जी ने भी दर्द से नियति को देखा और पूछा, क्या कभी तुम्हारी नफरत खत्म हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा बताओ जिसे करने से तुम्हारी नफरत थोड़ी कम हो जाए। अमृत और अर्जित भी नियति को देख रहे थे, वो नियति की जवाब की इंतजार में थे।
वहीं उनकी बात सुनकर नियति हंसने लगी। क्या आप मजाक कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस शेखावत? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी नफरत को कम कर सके। फिर भी आप मेरी नफरत को कम करना चाहते हो ना? क्या आप उस नियति की मासूमियत उसे वापस दे सकते हो जिसे तुम घटिया लोगों ने पूरी तरह से छीन लिया था? क्या तुम लोग उस छोटी सी नियति को उसका बचपन वापस लौटा दे सकते हो जिसकी बचपन तुम लोगों की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गई? नहीं ना, तो फिर मैं भी तुम सबको कुछ नहीं वादा दे सकती। मेरी सिर्फ एक ही उसूल है मिस्टर शेखावत एंड मिसेस शेखावत। दर्द के बदले दर्द और मौत के बदले मौत। मेरी डिक्शनरी में माफी जैसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या मैं आपकी बेटी को नहीं मार सकती? क्या आपको लगता है अगर मैं एक बार कहूं तो नाइट क्वीन मेरे एक इशारे पर आपकी प्यारी कचरे बेटी को एक पल में खत्म नहीं कर सकती? पर मुझे आपकी प्यारी बेटी को दर्द में देखकर बड़ा ही सुकून मिलता है, जितना दर्द वो छोटी सी नियति को बचपन में कुछ ही साल में मिला था। उससे ज्यादा दर्द में मैं तुम्हारी मनहूस कचरा बेटी रूही को देखना चाहती हूँ। मेरी नफरत से ज्यादा मैं उस लड़की से घृणा करती हूँ। इतना कहकर उसने टाइम देखा। इनके साथ बहस करके टाइम हो गया था। अब उसके पास इनके साथ बकवास करने का टाइम नहीं था। उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो दादी माँ से बोली, दादी माँ मेरी एक मीटिंग है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। जय और आकाश आदित्य उसके साथ जाना चाहते थे पर नियति ने उन्हें रोक दिया। दादी माँ उसे खाने के लिए बोल रही थी पर नियति टाइम नहीं है कहकर बाहर चली गई। उसके जाते ही पार्वती जी गुस्से में शिखा और विपुल जी को देखते हुए बोली, ये सब तुम दोनों और तुम्हारी उस घटिया बेटी की वजह से हुआ है। मेरी बच्ची बिना खाना खाए ही मीटिंग में चली गई। अब पता नहीं उसे खाने में कितनी देर हो जाएगी। तुम दोनों को क्या जरूरत थी उससे बहस करने की? दादी माँ शिखा और अर्जित को घूरते हुए बोली, अब तो तुम दोनों खुश हो गए होंगे ना? शिखा जी अर्जित कुछ कहना चाहते थे पर चुप पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्योंकि सच में रूही के बारे में तो उन दोनों ने ही जिक्र किया था, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और नियति की जख्म को वो फिर से कुरेद देंगे, वरना वो तो चुप होकर बैठी हुई थी। तभी कौसल्या जी बोली, मुझे तुम सबसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम सब ने सच में उस बच्ची की बचपन को बर्बाद कर दिया। उसकी मासूमियत, उसकी होंठों की हंसी, सब कुछ तुम लोगों ने छीन लिया। आरे कैसे माँ बाप हो तुम दोनों? विपुल रूही की तरह नियति तुम्हारी बेटी है, फिर तुम एक बाप होकर भी तुमने इतना भेदभाव कैसे किया? क्या तुम एक अच्छे बाप कहलाने की लायक भी हो? तुम्हें उस बच्ची का दर्द नहीं दिखा क्या? तभी ब्रिजेश जी बोले, आप सही कह रही हो, ये दोनों माँ बाप होने की लायक नहीं है। या फिर ये कहें कि रूही की माँ बाप भाई बनने के चक्कर में ये लोगों ने नियति को ही भूल गए। ये लोग भूल गए कि नियति भी इनकी बेटी है। क्या फायदा ऐसे माँ बाप होने का जो आपने बच्चों में ही भेदभाव करे? विपुल तुम सच में एक अच्छा बाप बनने में फेल हो गए और इस वजह से तुम सबने नियति को पूरी तरह से खो दिया। जितना मैं 3 दिनों में ही नियति को समझा हूँ, अब उसकी आंखों में तुम सबके लिए नफरत है और मुझे नहीं लगता कि वो तुम सबको कभी माफ करेगी। मैंने सुना है कि वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर अपनी हर फैसलों को लेकर बहुत श्योर रहती है। अगर उसने डिसाइड किया है तो वो करके रहेगी, और अगर उसने कहा है कि वो तुम सबको कभी माफ नहीं करेगी तो फिर तुम लोगों को माफी के बारे में भूल जाना चाहिए। तभी रूही और नेहा फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके नीचे आई। अभी भी उनकी चोट से हल्का खून आ रहा था। वहीं रूही और नेहा ने नीचे आकर अजीब माहौल को नोटिस किया। क्या हुआ, वो दोनों ही कंफ्यूज थे। जब वो ऊपर गए थे तब तो ये लोग उन्हें लेकर कितना कंसर्न थे, पर अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे फिर से सबका ध्यान उन पर से हट गया हो। रूही को देखकर जय, आकाश और आदित्य की आंखों में गुस्सा उतर आया। ये लड़की बहुत चालबाज है, झूठी भी है, इसने जरूर जानबूझकर नियति को बचपन में धक्का दिया होगा। तभी डॉक्टर भी आ गए। रूही और नेहा सोफे पर बैठ गई। कुछ कांटे रूही की स्किन में रहकर टूट गई थी जिसे डॉक्टर निकाल रहे थे। वहीं रूही दर्द से चिल्लाए और रोते हुए बोली, मोम डैड बहुत दर्द हो रहा है। पर विपुल जी या शिखा जी कोई उसके पास गए। टू बी कंटिन्यूड।